हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड वो होता है जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है, आपकी प्रोग्रेस में हिस्सा होता है एक उसका। फो कौन होता है? वो है जो हिंडर योर प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस यानी सफलता में कुछ बाधा डाले। तो इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब फ्रेंड एंड फो इसने आगे ये भी लिख रखा है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंड की तरह काम करते हैं, जो हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे सिस्टम को, बॉडी सिस्टम को हमें अच्छी तरह बनाते हैं और उनका काफ़ी बड़ा योगदान होता है। फो कौन होते हैं? जो बाधा डालते हैं, यानी हमें अस्वस्थ रखते हैं, हमें हेल्दी रखने से बाधा डालते हैं, यानी हमें हिंडर करते हैं हमारी प्रोग्रेस में। और उससे भी पहले मैं आपको दो शब्द समझाना चाहूँगा। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। सिंपली मैं बोलूँ तो माइक्रो को हम वैसे कह सकते हैं कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे आ जाएगा कैन बी सीन विद नेक्ड आई। या फिर सिंपली आपको समझना हो, माइक्रो इज वेरी स्मॉल और मैक्रो इज वेरी, वेरी भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसको बिग इनफ। वापस आते हैं थोड़ा, हम कह सकते हैं इसको बिग इनफ, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जैसे ऑर्गेनिजम्स तो हम भी हैं, लेकिन हम माइक्रो हैं नहीं, हम मैक्रो हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, उसको हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, जो हमारी आंखों से विजिबल नहीं है, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? एयर में, वाटर में, बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ये सर्वाइव कर सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स को, हॉट स्प्रिंग्स को एंड डेजर्ट्स टू माशी लैंड्स। इन जगहों पे मतलब सब तरह के क्लाइमेट को ये सहन कर जाते हैं और वहाँ पे बच जाते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जैसे बॉडी बनी होती है सेल से, हम ये और डिटेल में भी पढ़ेंगे, वैसे हमको पता भी है, बेसिक चीज़ है, सेल से बनी होती है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मोर देन वन सेल, यानी टू और मोर सेल्स, ठीक है, कई सारे सेल से बन के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरी। पहला है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। तो मेनली इसमें हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस को। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंपली मैं आपको बोलूँ तो ये खुद ज़िंदा रह सकते हैं। मतलब कि जैसे वायरस और बैक्टीरिया में एक मेन जो डिफरेंस ये होता है कि वायरसेस को एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है लिव करने के लिए, नीड अ होस्ट बॉडी टू ऑपरेट। मतलब अपना काम जो भी ये करना है उसके लिए होस्ट बॉडी चाहिए उसको, ठीक है। पर बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया स्मॉल यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। टू कॉमन बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलियस एंड राइजोबियम। लैक्टोबैसिलियस हमें हेल्प करता है दही बनाने में। जो दही आपकी बनती है वो लैक्टोबैसिलियस की वजह से ही बनती है। और जो राइजोबियम है, जो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ रखा है, ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो कि सॉइल में इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पर? सॉइल में। आगे हम पढ़ते हैं वायरसेस। Viruses are much smaller as compared to other microorganisms. They do not have a cellular structure. इनका cellular structure नहीं होता जैसे दूसरे organisms का, microorganisms का होता है। और ये reproduce करते हैं कहाँ पे? inside the cells of the host organisms. मैंने आपको बताया need a host body to operate, मतलब कि किसी दूसरे बॉडी पे निर्भर होते हैं। अगर इनके पास होस्ट बॉडी नहीं है तो ये वहाँ पे एक तरह से मान लीजिए इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। विच मे बी अ बैक्टीरियम, अ प्लांट और अ एनिमल, किसी भी होस्ट बॉडी में हो सकते हैं। और पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, फ्लू आर कॉज बाय द वायरस ये कॉज करता है बैक्टीरिया। तो इन वे हम कह सकते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है और वायरसेस हमारे लिए फो है। जैसे बैक्टीरिया हमारे लिए एक फ्रेंड है, वायरस हमारे लिए फो है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ। बिल्कुल, क्योंकि हमारी बॉडी में ही कई सारे जो फंक्शन है वो इन्हीं की वजह से होते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज। आगे हम पढ़ते हैं क्या क्या होता है।
मेकिंग कर्ड हमने पहले ही पढ़ लिया। लैक्टोबैसिलस जो होता है, सिंपली दूध में हल्का सा दही डाल देते हैं हम, कर्ड डाल देते हैं, तो पूरा क्या है, थोड़े टाइम में लैक्टोबैसिलस जो होता है कर्ड के अंदर, दही के अंदर, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसके कारण पूरा दूध जो होता है वो दही में तब्दील हो जाता है। द बैक्टीरियम रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क टू लैक्टोबैसिलस, फ्रॉम मिल्क इज लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है, वो लैक्टोबैसिलस है, जिससे दही बनती है। कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, लिटिल कर्ड इज मिक्सड इन टू द वार्म मिल्क एंड इट इज लेफ्ट फॉर 8 to 10 hours. लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी में यहाँ पे हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया आता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ भी लिया था। जैसे हमारी ये सॉइल है और ये रूट्स होते हैं, लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं आपकी, उनकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण वो हेल्प करता है सॉइल की नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इज अ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमस प्लांट। ये रूट्स हैं और ये लेग्यूमस प्लांट है, तो इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस एंड एनरिचेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी बढ़ाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, रिलीजिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल। आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। यहाँ पे सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया फंगाई का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, जिसके कारण वो नेचर में डिकम्पोज हो जाए, which mix up with the soil and are again used by plants for their growth. In this way, they clean the environment. आगे पढ़ते हैं। Recycling of nutrients. In addition to cleaning the environment, the microorganisms also help in recycling the nutrients. अब ये कैसे? Present in dead plants and animals in nature, which can be used as food by green plants. कैसे होता है? Dead plants और animals के अंदर भी कुछ nutrients अभी भी बाकी होते हैं, जो न्यूट्रिएंट वो यूज़ करते हैं कहाँ पे, वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूज़ करे जाते हैं, जिसके कारण एक रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट साइकिल बन जाती है। मेकिंग ब्रेड। ईस्ट, बहुत से लोग आपने अगर आप घर में ही पूछोगे ईस्ट, तो आपकी मम्मी या पापा आपको बताएंगे भी कि ईस्ट क्या होता है। हम उसको पढ़ भी लेते हैं आज। एक तरह का फंगाई होता है, इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक। इट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस CO2। CO2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण डो जो होता है आपका ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब व्हेन यीस्ट इज एडेड टू द डो आफ्टर फ्यू आवर्स, द डो राइजेस, वो फूल जाता है, बिकॉज द यीस्ट सेल रिप्रोड्यूसेस एंड रिलीज कार्बन CO2 गैस विच फिल्स द डो एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है। मतलब कुछ टाइम पहले डो इतना बड़ा था, कुछ टाइम बाद कितना बड़ा हो जाता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा डो हो जाता है। Yeast is used in baking industry for making bread, pastries and cakes. Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for manufacture of alcohol, beer, wine and vinegar on large scale. In this, sugar of grains is converted into alcohol by yeast. Sugar के जो grains होते हैं उनको alcohol में convert किया जाता है by using yeast. This process is known as fermentation. इस process को बोला जाता है fermentation, और इसको डिस्कवर्ड किया था लुइस पैस्चर ने। कब? 1857 में। 1857 में एक फेमस, आपको पता भी होगा, हमारी वॉर भी हुई थी हिस्ट्री में। अभी आपको कमेंट में बताना है कौन सी वॉर हुई थी। बैटल ऑफ ऐसे कुछ करके हो। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यूज़ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आज भी बनते आ रहे हैं जो कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं, वो बैक्टीरिया फंगाई से बनते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एराइथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, और डिस्कवर किया था इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्रॉम द फंगस कौन? पेनिसिलिनम। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनी थी। कब बनी थी? 1929 में। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। द मेडिसिन विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी मेडिसिन जो रोक देती हैं या उनको मार देती हैं या उनका ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। कौन सी ग्रोथ को? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण हमें डिजीज बन रही है या फिर हमें दिक्कत आ रही है, आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन क्या होती है? सबको बचपन में वैक्सीन लगी हुई होगी।
व्हेन अ माइक्रो एंटर्स आर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटीज, हमारी जो बॉडी है वो भी एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, क्यों उनसे लड़ाई करने के लिए और उनको मार गिराने के लिए, ताकि वो जो हमारे माइक्रोब जो एंटर कर गए हमारे बॉडी में वो मल्टीप्लाई ना हो और उनकी ग्रोथ ज़्यादा ना बढ़े। टू फाइट एंड ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट दीज माइक्रोब्स, और वो याद भी रखती है कि कैसे उसने याद किया था, एक तरह से मेमोरी टाइप में उसको याद रहता है, जिसके कारण इन फ्यूचर अगर वापस कोई माइक्रो एंटर करता है हमारी बॉडी में तो वैसे ही जैसे पहले उसने फाइट करी थी वैसे ही वो वापस फाइट करती है। इसी फाइटिंग और मैकेनिज्म्स को हम ये कह सकते हैं इम्यूनिटी, इसको हम इम्यूनिटी बोल सकते हैं। किसी बंदे की इम्यूनिटी अच्छी होती है, किसी की कम होती है। खेल कूद वगैरह इन सब से इम्यूनिटी बेटर होती है, अच्छे खान पान से और अच्छी होती है, और इसमें काफ़ी योगदान डीएनए का भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ दे एंटर अगेन इन टू आवर बॉडी, अगर वापस वो एंटर करता है तो वही फाइट वापस करते हैं। अ वैक्सीन कंटेन्स द डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, जो बहुत वीक होते हैं और अगर वो हमारी बॉडी में एंटर भी करते हैं तो उनसे ज़्यादा हमको कोई प्रभाव नहीं होता है, ऑफ अ डिजीज़ विच आर हार्मलेस। When these vaccines are introduced into a healthy body, the body fights and kills the microbes by producing antibodies, क्योंकि बॉडी को पता है कि हमें एंटीबॉडी बनानी है और उसको इसके जो ग्रोथ है उसको मल्टीप्लाई होने से रोकना है। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. Vaccine is given to protect from several diseases like cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis. Antibiotics are microorganisms. They are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure a variety of diseases. Large number of antibiotics are produced from bacteria and fungi. ये हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी हमने पढ़ा फ्रेंडली रूप में वो हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सपोर्ट करते हैं। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज in the human beings, animals and plants. The disease causing microorganisms are called pathogens. इनको याद थोड़ा हम रख सकते हैं कि इनको हम pathogens बोलते हैं, ठीक है। The pathogens enters our body through air, water, food, direct contact with an infected person. ज़्यादातर यही फैक्टर होते हैं जिनके कारण पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और कैरीड बाय एन एनिमल। कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसा डिजीज जो कम्युनिकेबल यानी स्प्रेड हो सकते हैं फ्रॉम वन इन्फेक्टेड या फिर इन्फेक्टेड स्पॉट बोल सकते हैं टू अनदर इन्फेक्टेड स्पॉट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में जब वो जाता है तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं। और किसके थ्रू, व्हाट इज द मीडियम, द मीडियम कैन बी एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड communicable diseases. Example of communicable diseases are cholera, common cold, tuberculosis and chickenpox. The disease causing microbes are carried by some animals. कई सारे animals and in fact they are called carriers. इनको हम carriers बोलते हैं। House flies, मक्खी, मच्छर are carriers of some diseases. Common diseases spread by mosquito are, एक तो होता है मलेरिया और एक होता है डेंगू। मलेरिया को कौन से स्प्रेड करते हैं, एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज होते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोअन होता है जो कि फीमेल एनोफिलिस जो इनके कैरियर मॉस्किटोज होते हैं, द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट सक्स द ब्लड ऑफ ब्लड विच कंटेन्स द माइक्रोब्स प्लाज्मोडियम, जिसमें प्लाज्मोडियम पहले से ही होता है। व्हेन दिस इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, इट ट्रांसफर द माइक्रोब्स इनटू द बॉडी, और जिसके कारण उसे मलेरिया हो जाता है। वैसे ही डेंगू का भी सेम तरीका है, पर इसमें जो होता है कैरियर जो होते हैं वो फीमेल एडीज मॉस्किटो होते हैं। जैसे हमने पढ़ा मलेरिया में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज है, वैसे ही यहाँ पे डेंगू में फीमेल एडिस मॉस्किटोज है, और वही सेम प्रोसेस होता है। मॉस्किटो कैरीज द माइक्रोब्स ऑफ डेंगू, डेंगू इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, द फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरसेस। एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस डिजीज ऑफ एनिमल्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा होता है, एंथ्रैक्स। और फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल कहाँ से होता है, वायरसेस की वजह से। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स,
Citrus canker is a bacterial disease in plant. Rust of wheat is a fungal disease. The yellow mosaic disease of lady finger, भिंडी में जो हो जाता है उसको हम, वो कहाँ से क्रिएट हो जाता है? वायरस की वजह से. फूड पॉइजनिंग क्या होती है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अ फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस एंड मेक द फूड पॉइजनस. द डिजीज कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ दीज पॉइजनस फूड. जब फूड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस को क्रिएट करते हैं और इस खाने को गलती से कोई अगर कंज्यूम करता है तो उसे एक बीमारी हो जाती है. इसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग. द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर वॉमिटिंग, उल्टी, लूज मोशन, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक और फीवर. फूड प्रिजर्वेशन. तो हम फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं अगर हमें फूड पॉइजनिंग से बचाना है तो? द प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द अटैक्स ऑफ माइक्रोब इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर सन ड्राइंग, मतलब सन में सुखाना, हीटिंग, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर, मस्टर्ड और ऑयल विनेगर, यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव सच एज सोडियम बेंजोनेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सिट्रिक एसिड, जो कि चिप्स वगैरह में भी काफ़ी ये केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा इनको नहीं खाना चाहिए. पेस्चराइजेशन जो कि मिल्क में होता है और हम आज को आगे पढ़ेंगे भी क्या होता है. एंड पैकिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स. पेस्चराइजेशन इज द मेथड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क ऑन लार्ज स्केल. इसमें क्या होता है, मिल्क को हीट किया जाता है एकदम 70 डिग्री फॉर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर इससे भी अधिक में इसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है बहुत कम समय के लिए या 25-30 सेकंड के लिए, और उसको एकदम तुरंत से ठंडा किया जाता है. देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर. हीटिंग किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया. हीट की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं. और जब उसको ठंडा किया जाता है, व्हेन द हॉट मिल्क इज कूल्ड डाउन सडनली टू अ लो टेम्परेचर, तो उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है. इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द रिमेनिंग बैक्टीरिया इन द मिल्क. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है भैया? नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. द एटमोसफियर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन. ऑक्सीजन आपको पता ही होगा, O2 21%, अदर गैसेस 1%, अदर 1%. ठीक है. Gases from which cannot be utilized by plants or animals. Atmosphere contains 78% नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म. अब इस गैसियस फॉर्म को टोटली प्लांट्स और एनिमल यूज़ नहीं कर सकते, टोटल यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता. तो क्या होता है, सम बैक्टीरिया राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजस गैस ऑफ द एटमोसफियर इनटू कंपाउंड. वो उस गैस को कंपाउंड में ब्रेक करते हैं ऑफ नाइट्रोजन के, विच इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. The process of converting nitrogen gas of the atmosphere into compounds of nitrogen is called nitrogen fixation. Lightning also fixes nitrogen. Nitrogen cycle क्या होती है? हमारे जो environment में 78% नाइट्रोजन है, इसको more or less constant बनाए रखना ही नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है. The percentage of nitrogen in atmosphere remains more or less constant. The nitrogen gas is converted into compound of nitrogen and utilized by the plants for synthesis of protein. When plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil converts the nitrogenous waste into compounds of nitrogen, which is again used by plants. ये nitrogen cycle बोल सकते हैं हम उसको. There are some bacteria that converts part of nitrogenous waste. कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रोजन गैस में, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण नाइट्रोजन साइकिल remain constant. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. So thank you everyone. ये छोटा सा चैप्टर था जो आज हमने कंप्लीट कर लिया. बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में और जल्दी शुरुआत करेंगे नई वीडियोस लाने का, नए क्लास को स्टार्ट करने का. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. बाय बाय.